प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विशेष हिंदी के लिए जो छंद का जो एक टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। छंद कक्षा 12 विशेष हिंदी के काव्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसमें हम जो छंद किसे कहते हैं, छंद का सामान्य परिचय करेंगे, छंद की जो शब्दावली है उसकी परिभाषा में आने वाली शब्दावली, उसके भेद, इन सब की जानकारी करेंगे। और फिर हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो छंद हैं, 8 छंद हमारे इसमें शामिल हैं, उनकी भी हम जानकारी करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि छंद की जो 1, 2, 3 जो भी कक्षाएं आपकी लगने वाली हैं, उनके बाद आपको इस छंद के टॉपिक में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप इन्हीं वीडियोज़ को बार बार देख लेंगे और इस छंद वाले टॉपिक को समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं। छंद, छंद जो काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो छंद देखो, वैसे इस नाम से हम परिचित हैं कि छंद वास्तव में क्या है। हम बोलते हैं साहब दोहा छंद, चौपाई छंद, ऐसे हम बोलते जाते हैं। दोहा छंद, चौपाई छंद, सोरठा छंद, ऐसे बोलते रहते हैं। तो ये छंद है। तो छंद क्या है? जो कवि होते हैं वो अपनी जो रचना होती है उसको छंदबद्ध करते हैं, यानी अपनी जो बात है उसको काव्य के रूप में लिखते हैं और उसको किसी ना किसी छंद में पिरो देते हैं। जैसे कोई उसको दोहे के रूप में लिख रहा है, कोई उसको चौपाई के रूप में लिख रहा है, कोई उसको सवैये के रूप में लिख रहा है, कोई कवित्त के रूप में लिख रहा है। और इनके लिए कवि फेमस भी हो गए। जैसे कबीर है, उसके दोहे प्रसिद्ध हैं, रहीम के दोहे प्रसिद्ध हैं, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बीच बीच में सोरठा और दोहे का भी प्रयोग किया है। और इसके अलावा जैसे रसखान हैं, उनके सवैये प्रसिद्ध हैं, घनानंद के कवित्त प्रसिद्ध हैं, सवैये भी प्रसिद्ध हैं उनके। तो इस प्रकार से ये छंदों का प्रयोग करते थे। अब छंद क्या है, इसकी जो परिभाषा की बात हम करने वाले हैं, तो छंद की जो परिभाषा है वो ये होगी कि मात्रा वर्णों की संख्या, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे बाद में। मात्रा वर्णों की संख्या, मात्रा वर्णों की संख्या, यति, गति, तुक आदि से संबंधित नियमबद्ध पद्य रचना छंद कहलाती है। देखेंगे, इस परिभाषा को हम समझने की कोशिश करेंगे कि छंद की परिभाषा क्या है। मात्रा वर्णों की संख्या, यति, गति, तुक आदि से संबंधित नियमबद्ध पद्य रचना छंद कहलाती है। इस परिभाषा को याद करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए छंद किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो हम छंद की परिभाषा क्या लिखेंगे? मात्रा वर्णों की संख्या, यति, गति, तुक आदि से संबंधित नियमबद्ध पद्य रचना छंद कहलाती है। तो देखो, छंद जैसे अभी दोहा छंद है, चौपाई छंद है, थोड़ा सा परिचित भी होंगे उससे। वो क्या होते हैं? एक तो पद्य रचना होती है, यानी छंद पद्य में होंगे, गद्य के लिए छंद का प्रयोग नहीं होता है। तो एक तो पद्य रचना होती है, कविता के रूप में होती है, काव्य के रूप में होती है। उसमें मात्राओं की संख्या देखी जाती है, मात्रा फिर वर्णों की संख्या, दोनों की संख्या अलग अलग, किसी में मात्रा की देखते हैं, किसी में वर्ण की देखते हैं। मात्रा की संख्या देखते हैं, कितनी मात्राएं काम में ली गई, पहले चरण में कितनी है, दूसरे चरण में कितनी है, पूरे पद में कितनी है, वर्ण कितने हैं, मात्रा, वर्ण,
यति, यति का मतलब होता है रुकना, यानी हम बाद में हम इनकी पूरी शब्दावली की बातचीत करेंगे। यति, यति का मतलब है रुकना, जहाँ छंद में कहाँ हमें रुकना है। गति, गति का मतलब होता है लय, यानी हमारी लय कैसी है। और तुक, अंत में तुकबंदी करते हैं। सभी छंदों में अंत में हम क्या तुक रखते हैं, किसी किसी में बीच में भी तुक आता है, तो तुकबंदी करते हैं। तुक का मतलब अंतिम जो 2 स्वर हैं वो एक जैसे होते हैं, उसको तुकबंदी कहते हैं। अंतिम 2 स्वर पहली लाइन के और दूसरी लाइन के वो एक जैसे होते हैं, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा में भी एक जैसे होते हैं, वो तुक कहते हैं उसको, तुक मिलाना। तो देखो, मात्रा, वर्णों की संख्या, यति, गति, तुक आदि से संबंधित नियमबद्ध, नियमबद्ध होती है, पूरे नियम होते हैं, इसमें इतनी मात्रा होगी, इसमें इतनी मात्रा होगी, यहाँ पर ये लघु गुरु आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, इस तरीके से बहुत सारे नियम होते हैं, अलग अलग छंदों के अलग अलग नियम होते हैं। नियमबद्ध पद्य रचना छंद कहलाती है। तो देखेंगे, मात्रा, वर्णों की संख्या, यति, गति आदि से संबंधित नियमबद्ध पद्य रचना छंद कहलाती है। तो ये तो छंद की हुई परिभाषा, इनकी जो शब्दावली है इनका परिचय भी हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं छंद के भेद, कि छंद के भेद कितने हैं। तो विद्यार्थियों, छंद के जो भेद हैं वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। हम एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें हम छंद के भेद करेंगे। आप अगर इसी फ्लो चार्ट को एज इट इज ऐसा कैसा अगर आपकी कॉपी में परीक्षा में बना देते हैं तो आपके इस छंद के भेद में कोई भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखो, छंद के जो भेद हैं वो हैं दो प्रकार के छंद होते हैं। तो 2 प्रकार के जो छंद होते हैं उनमें से पहला जो प्रकार है वो है मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद होता है। और दूसरा जो छंद का जो भेद है वो है वर्णिक छंद। ये छंद का दूसरा भेद हो गया वर्णिक छंद। तो देखो, इसमें हमें देखना है कि छंद के भेद कितने हैं। तो छंद के भेद कितने हैं? 2 प्रकार के छंद होते हैं, एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद में क्या होता है? मात्राएं गिनी जाती हैं, वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं, इस प्रकार से होता है। अब मात्रिक छंद जो है उसके भी 3 भेद हैं। मात्रिक छंद के भी 3 भेद हैं, सम, अर्धसम और तीसरा विषम। सम, अर्धसम, विषम, 3 इसके भेद होते हैं। इनके बारे में हम जानकारी आगे आज की कक्षा में हम इनका परिचय करेंगे। एक बार इनके भेदों से, हम इनके नाम से एक बार परिचित हो जाते हैं। छंद के 2 भेद हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद के 3 भेद हैं, कौन से? सम, अर्धसम और विषम। और सम के भी फिर से 2 भेद हैं, एक है इसका साधारण और दूसरा है दंडक। ये 2 भेद इसके सम के हो गए। तो आप एक बार छंद के पहले भेद मात्रिक छंद को समझने की कोशिश करेंगे। मात्रिक छंद, इसके 2 भेद, मात्रिक छंद के 3 भेद हुए, सम, अर्धसम और विषम। और फिर सम के भी 2 भेद हैं, साधारण और दंडक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद के पहले 2 भेद हैं। एक इसका जो भेद है वो है गणबद्ध और दूसरा है गण मुक्त। गणबद्ध और गण मुक्त। अब हम इनको यहाँ पे मिला रहे हैं और एक नीचे एरो बना रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अब जो भेद हम करने वाले हैं, इनके उपभेद, वो इसके भी हैं और इसके भी हैं। इसलिए हम इसको एक बार मिक्स करके वापस कर रहे हैं। अब यहाँ से वही इसके 3 भेद हो गए, कौन कौन से? वही सम, अर्ध सम, विषम। सम, अर्धसम और तीसरा विषम। सम, अर्धसम और विषम, ये इसके 3 भेद हो गए।
फिर सम के वही वापस दो भेद कौन कौन से हैं, वही साधारण और दंडक। साधारण और दूसरा दंडक, साधारण और दंडक, ये उसके भेद हो गए। अब विद्यार्थियों आप लोग यहाँ इस छंद के भेद को अगर इस तरीके से बना देते हैं तो आपके एक भी अंक कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसको याद करना थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे तो याद हो जाएगा, अगर ये याद हो गया तो वो भी हो जाएगा, फिर बीच में थोड़ा सा अंतर है। तो देखो छंद के जो दो भेद हैं कौन कौन से हैं, मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। मात्रिक छंद जिनमें मात्राएं गिनी जाती हैं, वर्णिक छंद जिनमें वर्ण गिने जाते हैं। अब मात्रिक छंद जो हैं इसके भी तीन भेद हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम, अर्धसम और विषम। और सम के तीन भेद हैं वो कौन कौन से हैं, दो भेद हैं वो कौन कौन से हैं, साधारण और दंडक। दंडक ये दो भेद हैं। मात्रिक छंद की बात करेंगे, सॉरी वर्णिक छंद की, वर्णिक छंद की बात करेंगे अब। वर्णिक छंद के पहले दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, गणबद्ध और गण मुक्त, ये दो भेद हैं। इन दोनों को हमने वापस मिलाया है यहाँ और वापस मिला के फिर से भेद किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों भेद हैं ये गणबद्ध के भी हैं और ये तीनों भेद गणमुक्त के भी हैं। इसका मतलब इसको एक जगह लिख दिया हमने। तो ये कौन कौन से भेद हैं इन दोनों के ही, सम, अर्धसम और विषम। और सम के वही दोनों भेद कौन से, साधारण और दंडक। जो यहाँ है वो सिस्टम तो यहाँ भी वही काम करेगा। इस प्रकार से हम छंद के भेद की तरफ आ जाते हैं। तो ये छंद के भेद हमें बहुत अच्छे से दिमाग में रखने हैं। इसका एक बार फिर से दोहरान करेंगे। छंद के कितने भेद हैं, दो, कौन से, मात्रिक और वर्णिक। हो सकता है सीधा प्रश्न भी आ जाए कि छंद के कितने भेद हैं, तो हम नाम देंगे। हो सकता है पूछ ले छंद किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम बताएं, भेद कितने होते हैं, तो दो बताएं, मात्रिक और वर्णिक। और मात्रिक भेद छंद जो हैं उसके तीन भेद, सम, अर्धसम और विषम। और सम के दो भेद, साधारण और दंडक। इसी तरह जो वर्णिक छंद है उसके भी कितने भेद हैं, पहले दो, गणबद्ध और गणमुक्त। और फिर गण, इन दोनों के ही कोई भेद, कौन से, सम, अर्धसम और विषम। और सम के फिर साधारण और दंडक। ये बात हमारे छंद के भेदों की हुई। अब हम जितने भी शब्द हमारे सामने आए इसकी परिभाषा में, इसके भेद में, उन सब का परिचय करेंगे और किस प्रकार से उनको गिना जाता है, क्या होती हैं बात। और उसके बाद हम छंद के जो मेन जो टॉपिक्स हैं हमारे जो पाठ्यक्रम में शामिल जो छंद है उनसे, उनके ऊपर आएंगे। लेकिन इनसे प्रश्न बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें जो छंद नाम दिया हुआ उन्हीं से बने। ये सब जो बातें हैं इनसे भी हमारे प्रश्न बनेंगे। अभी हम एक एक चीज़ की इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रा। जैसे हमारी परिभाषा में रही मात्रा, वर्णों की संख्या, तो सबसे पहले हम छंद में किसकी बात करेंगे, मात्रा की बात करेंगे। तो छंद का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, मात्रा क्या होती है। तो मात्रा क्या होती है, देखो कि जो भी स्वर होता है उसके उच्चारण काल की जो इकाई होती है उसे हम मात्रा कहते हैं। यानी किसी भी स्वर के उच्चारण में काल, काल मतलब समय, कितना समय लग रहा है वो उसकी मात्रा होगी। यानी क्या कहेंगे हम, स्वर के उच्चारण काल, स्वर के उच्चारण काल की इकाई, स्वर के उच्चारण काल की जो इकाई है ये कहलाती है मात्रा। तो स्वर का जो उच्चारण है उसमें काल, काल का मतलब क्या होता है, समय। यानी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी इकाई को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। यानी देखो कभी कभी हम किसी स्वर को बोलते हैं, धीरे कम बोल, जल्दी बोल जाते हैं, आ लंबा बोलते हैं, छोटी ई बोलते हैं, ई जल्दी से बोल जाते हैं, कम समय लगता है, बड़ी में क्या करते हैं, ई बड़ी होती है। तो किसी भी स्वर के उच्चारण में जो समय लग रहा है उसकी जो इकाई है वो है मात्रा। तो ये मात्रा जो है ये होती है। और मात्रा केवल किसकी होती है, स्वर की ही मात्रा होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। और जो मात्राएं हैं यहाँ पर वो दो प्रकार की हैं। यानी इस मात्राएं कितने प्रकार की हैं,
दो प्रकार की मात्राएं हम लोग यहाँ पर जानेंगे, एक लघु और दूसरी गुरु। दो प्रकार की मात्राएं हमें जाननी हैं। कौन कौन सी मात्राएं होगी? एक लघु और दूसरी गुरु। अब लघु जो है इसमें क्या होता है, कम समय लगता है। इसमें क्या होता है, अधिक समय लगता है। जब किसी स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है तो वहां कौन सी मात्रा काम में लेते हैं? लघु। और ज्यादा लगता है तो गुरु। और इस मात्रा का जो प्रतीक होता है इसका इस तरह से होता है और इसका ऐसे होता है। इसका जो चिन्ह बनता है ऐसे बनाते हैं और गुरु का चिन्ह इसे एस की तरह की आकृति बनती है। इसको हम बोलते हैं एक मात्रा और इसको हम बोलते हैं दो मात्राएं। इसको हम दो मात्राएं बोलते हैं। इसको एक मात्रा बोलते हैं और उसको दो मात्राएं बोलते हैं। इस प्रकार से हमारी छंदों की मात्राएं होती हैं। मात्रा गिनना भी सीखेंगे हम, लेकिन पहले मात्रा के भेद की मात्रा के कौन कौन से दो भेद हैं, तो कौन कौन से हो गए? मात्रा किसे कहेंगे? किसी भी वर्ण में जो स्वर होता है उस स्वर के उच्चारण की जो उच्चारण का जो समय है उसकी जो इकाई है वो मात्रा होती है। इसको परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे? स्वर के उच्चारण काल की इकाई को मात्रा कहते हैं। मात्राएं यहाँ पर छंदों में कौन सी होती है? दो होती हैं, लघु और गुरु। लघु का मतलब एक मात्रा, इसका चिन्ह एक की तरह लगाते हैं, और गुरु का मतलब दो मात्राएं जिसका चिन्ह एस की तरह लगाते हैं। इसमें कम समय लगता है, इसमें अधिक समय लगता है। ये मात्रा के इसके प्रकार थे। अब हम पढ़ने वाले हैं मात्रा गिनना, कि मात्रा गिनी कैसे जाती है। इसके छोटे छोटे कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद मात्राएं गिनेंगे हम। तो देखेंगे मात्रा गिनना, क्योंकि मात्रा गिनना यदि आपको नहीं आएगा तो आप छंद की पहचान नहीं कर सकेंगे। यदि आपको खुद को उदाहरण लिखना है तो आपने सही लिखा या नहीं लिखा इसको आप जान नहीं पाएंगे। तो मात्रा गिनना आपको आना चाहिए। तो मात्रा गिनने के छोटे छोटे जो नियम हैं, इसके जो नियम हैं उनमें मैं आपको थोड़े बहुत नियम बता देता हूँ। एक तो क्या होती है, मात्राएं अपने दो तरह की होती है। हर्स्व एक तो होती है लघु और एक होती है गुरु। तो जो लघु जो मात्रा होती है ना, यानी हर्स्व स्वर, हर्स्व स्वर की मात्रा कैसी होती है? लघु होती है। यानी हर्स्व स्वर कौन से होंगे? ए, ई, उ और री, इनकी मात्रा लघु होती है। हर्स्व स्वर की मात्रा कैसी होती है? लघु। और दीर्घ स्वर की मात्रा कैसी होंगी? वो होगी दीर्घ स्वर की मात्रा गुरु। ये कौन सी हो जाएगी? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो आप लोग अच्छे से इस बात को समझेंगे कि मात्रा जो होती है एक तो स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती है। और स्वर में भी जो हर्स्व स्वर हैं, और हर्स्व स्वर कौन कौन से हैं जिनको जल्दी बोल लेते हैं हम? ए, ई, उ, री। ये इनकी कितनी मात्रा होती है? एक। और बच गए जो सारे स्वर, जो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इन सब की दो मात्राएं होती हैं। तो इसका जो चिन्ह बनेगा हम क्या बनाएंगे? एक की तरह, और इसका एस की तरह। तो ये मात्रा गिनने का एक नियम हमें ध्यान में रखना है। दूसरा जो इसका नियम है वो ये है चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी युक्त हर्स्व स्वर, इसकी एक मात्रा होती है। यानी लघु होती है, एक मात्रा होती है। हर्स्व स्वरों की यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक मात्रा, और यहाँ पे इसकी दो मात्राएं। इस तरह देखेंगे, चंद्र बिंदी युक्त हर्स्व स्वर की एक मात्रा होती है, और अनुस्वार और विसर्ग इनकी कितनी मात्राएं होती हैं? दो मात्रा होती है। इनकी दो मात्राएं होती हैं। मतलब दो मात्राएं क्या, अपन दो मात्रा कर सकते हैं इसको, कि दो किस प्रकार से होती हैं। एस की तरह सिंबल बनाएंगे।
तो देखो अभी एक नियम हमने पढ़ा, ह्रस्व स्वर ए ई उ री एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर जो बच गए जो 2 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा चंद्र बिंदु युक्त जो ह्रस्व स्वर है उसकी कितनी मात्रा होती है, उसकी 1 मात्रा होती है, और बाकी अनुस्वार और विसर्ग यदि लग जाता है तो 2 मात्राएं हो जाती है। एक बात ये हो गई। और एक इसकी जो बात है, 2 से अधिक मात्रा कभी भी नहीं होती, यानी किसी भी स्थिति में 2 से अधिक मात्रा नहीं, यानी किसी भी स्थिति में 2 से ज़्यादा मात्राएं नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखने की बात है। यानी चाहे वो ह्रस्व दीर्घ कितनी बार भी कैसे भी आ जाए, ये 2 से अधिक नहीं होंगी। एक क्या होता है, जो मात्रा होती है स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती। यानी व्यंजन, यदि कोई भी स्वर रहित व्यंजन है, उससे हम यदि किसी शब्द की शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन यदि वो व्यंजन उसके पिछले पर लगा देते हैं तो बीच में आ जाता है वो स्वर रहित व्यंजन, तो अपने से पिछले वाला यदि वो ह्रस्व है तो उसकी 1 नहीं होकर 2 मात्रा कर देता है। वो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो मात्रा जो थोड़ी बहुत हमें ध्यान में रखनी, इस तरीके से गिनी जाती है। अब मात्रा गिनेंगे कैसे वो आप लोग देखेंगे, अभी इनको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि कैसे कैसे होती है। तो मात्रा कैसे गिनी जाती है हम लोग सीधे सीधे देखेंगे। जैसे हमने लिखा कमल, तो इसकी मात्रा कैसे गिनेंगे हम, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, 1 1 1, क्योंकि ए ई उ री ह्रस्व स्वर होते हैं, 1 1 मात्रा होती है। फिर जैसे अब दूसरा उदाहरण लेंगे कमाल। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे इसकी तो 1 आएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, क्योंकि माँ आ की कितनी मात्रा होगी, 2। ये साइन 2 मात्रा का साइन है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसी तरह जैसे हम लेंगे कमाली, तो इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी बड़ी मात्रा इसकी भी 2 हो गई। तो ये क्या हो गई, ऐसे मात्राएं हम गिनेंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया कि चंद्र बिंदु यदि आती है तो कितनी मात्रा होगी, 1 ही रहेगी, इसकी 1 ही मात्रा रहेगी, इसकी 1 रहेगी। लेकिन यदि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, बिंदी के हिसाब से लिखते हैं, तो इसकी 2 मात्रा और इसकी 1 मात्रा हो जाएगी। इन मात्राओं को बहुत अच्छे से आप समझते जाएंगे कि कैसे इनकी मात्राएं होती हैं। अभी मैंने बात करी चंद्र बिंदी युक्त ह्रस्व स्वर 1 मात्रा, चंद्र बिंदी यानी अनुस्वार लगा तो 2 मात्राएं हो गई। इसी तरह जैसे हमने लिखा दुख, तो इसमें क्या है, ये ह्रस्व है, लेकिन ये इसके साथ जुड़ गया तो ये कितनी मात्रा होगी, 2 हो गई, इसकी 1 हो गई। इस तरीके से मात्राएं होंगी। अब इसके बाद में हमने लिखा जैसे अतः है, तो इसकी तो 1 मात्रा हो गई, लेकिन इसके साथ विसर्ग लगने से इसकी भी 2 होगी। ये थोड़ी थोड़ी बात हमें ध्यान में रखनी है। इसी तरह जैसे हम लिख रहे हैं आम, इसकी 2 मात्रा और इसकी 1 मात्रा होगी। और अब हमने लिखा स्थल, स्थल में क्या हुआ, ये आधा है, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, इसकी 1 और इसकी 1 हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में यदि कोई आधा वर्ण आता है उसकी कोई मात्रा हम नहीं करते हैं, आधा व्यंजन आता है ये। इसके बाद में स्वरहित व्यंजन आता है, जैसे है स्थान, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन इसकी 2 और इसकी 1 होगी। इस तरह से हम मात्राओं को इनको बढ़ा सकते हैं। व्यय, व्यय में क्या होगा, इसकी कोई मात्रा नहीं, लेकिन इसकी 1 और इसकी 1 होगी, 2 मात्राएं होंगी। आप अपनी कॉपी में इन सब शब्दों को लिखकर इनकी मात्राएं भी देख सकते हैं। इसी तरह देखो, अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, अव्यय। अब देखो यहाँ पर इसकी 1 मात्रा बनती है, लेकिन ये इसके साथ आ गया तो इसकी मात्रा हो गई 2। शुरुआत में जो ये व्यंजन होता है स्वर रहित व्यंजन, इसकी यहाँ शुरुआत में हम इसकी कोई मात्रा नहीं देख रहे थे, बिना मात्रा का था ये। लेकिन ये अगर यहाँ किसी के बाद आ रहा है तो ये 1 मात्रा होता, लेकिन ये इसके साथ होने से इसकी 2 मात्रा हो गई, यानी ये इसकी मात्रा को बढ़ा देगा, आगे वाली को नहीं बढ़ाएगा, इस तरफ वाली को बढ़ाएगा, और इसकी 1 और इसकी 1, इस तरीके से इसकी मात्रा बन गई, यानी ये 2 मात्रा कर देगा इसकी। इसी तरह हम लिख रहे हैं जैसे प्रण, प्रणय। अब इसका क्या है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, यानी
इसमें ऊपर और नीचे दो व्यंजन होते हैं, तो ऊपर वाला क्या होता है, आधा, तो हम इसको प आधा हो गया, र पूरा हो गया, अण और ये, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। यानी ऊपर वाला प आधा, नीचे वाला र पूरा, अण और ये दोनों हो गए। अब क्या है देखो, ये जो प आधा र पूरा, अब इसकी तो कोई मात्रा होगी ही नहीं, लेकिन इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, तो आप एक 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 मात्राएं लिख देंगे यहाँ पर, इस तरीके से करेंगे। लेकिन ये प्रणय नहीं होकर यदि सप्रणय है, अब इसकी कैसे करेंगे? हो सकता है आपको एक बार में मात्राएं पूरी समझ में ना आए, कोशिश करेंगे बार बार, एक दो बार, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसको क्या करेंगे, इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे ऊपर और नीचे वाले व्यंजनों को हम अलग अलग करके भी लिखकर फिर मात्रा समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, आधा होगा, नीचे वाला पूरा होगा। इसमें कैसे करेंगे, स लिखेंगे, ऊपर वाला प आधा, नीचे वाला रे पूरा, अण और ये। अब आप देखो, ये स की एक मात्रा होती है, लेकिन ये इसके साथ हो गया, तो कितनी मात्रा हो गई, 2, तो आप इसकी 2 हो गई, इनकी एक 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 रख दीजिए। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह देखो हम लिख रहे हैं कर्म, कर्म हो गया, क पूरा है, ये र क्या है, ऊपर वाला आधा है, तो हम इसको ऐसे लिखते थे, लिख सकते हैं क र आधा और मैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये र जो आधा है ना, इसके साथ बढ़ गया, इसके साथ, इसकी कितनी मात्रा कर देगा, 2 और इसकी 1, इस तरीके से हो जाएगी। इस तरीके से हम इनकी मात्राओं को समझ सकते हैं। इसी तरह देखो हम लिखेंगे कार्य, तो ये इसकी 2 हो गई, इसके साथ ही और आया तो भी 2 ही रहेंगी, और इसकी ये की 1 हो जाएगी। इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। इसी तरह से जैसे हमने बात की थी कि कोई भी व्यंजन यदि कोई भी किसी भी स्थिति में इनकी 2 से अधिक मात्राएं नहीं होंगी, तो वो कैसे नहीं होंगी उसको भी थोड़ा सा हम जानेंगे कि किस प्रकार से 2 से अधिक मात्राएं नहीं होंगी। इनको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे। कुछ मात्राएं और पढ़ते हैं हम। जैसे हमने लिखा वर्ष से, इसकी 1 मात्रा है, अब ये र आया, 2 हो गई, ये तय भी इसके बाद आया, लेकिन 2 ही रहेंगी, 3 नहीं हो सकती। ये आया इसके साथ तो भी 2 रहेंगी, तो इसकी कितनी मात्रा होगी, 2 और इसकी 1, इस तरीके से होगी। यानी वह की 1 मात्रा होती है, लेकिन इन तीनों के साथ में आने से 2 हो गई और इसकी 1 हो गई। इस तरीके से हम इनकी मात्राएं देखेंगे। तो साथियों बहुत अच्छे से हम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इनकी मात्राएं होती हैं। ऐसे जैसे हमने लिखा नृप, अब क्या ये री है, री से ऋषि, देखो ए ई उ री, इनकी कितनी मात्रा होती है, 1 होती है, इसकी 1 हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरा लिख रहे हैं जैसे दृढ़, इसमें भी 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी। तो ये बस ध्यान रखना कि किस तरह से हमें इनकी मात्राएं करनी है। इसी तरह जैसे हम एक शब्द लिख रहे हैं, जैसे कंचन लिख रहे हैं, इसमें कितनी मात्रा होगी, 2 1 1, ऐसे होगा। आप अगर इसको ऐसे भी लिखते हैं क, इसको इसके पंचम में बदलते हैं, च के 5वें में, और चन ऐसे भी लिखते हैं, तो भी उस स्थिति में इसकी 2 ही मात्रा होगी, 2 1 1, तो ये 2 1 1। मात्रा आप कैसे भी हेर फेर करिए, कैसे भी ऊपर नीचे बदलिए, कैसे भी उसके पंचम में बदल दीजिए। जैसे सीधा उदाहरण बताता हूँ, आपने लिखा चंदा, तो इसकी 2 मात्रा, इसकी भी 2 मात्राएं, लेकिन आप यदि इस चंदा शब्द को ऐसे लिखते हैं तो ये इसके साथ हो जाएगा 2 मात्रा और ये भी 2 मात्राएं, यानी 1 नहीं 2 2 होंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है कि ये जो आधा है इस पिछले वाले के साथ जुड़ेगा, और अगर बिंदी लगी तो भी देखो ये एक ही स्थिति बनने वाली है। तो ऐसे हम लिखेंगे, जैसे प्रकाश लिखेंगे, प्रकाश में प आधा है, शुरुआत है, कोई मात्रा नहीं होगी, र की 1 मात्रा, इसकी 2, इसकी 1 हो जाएगी, इस तरह से होगा। ऐसे ही जैसे हम लिख रहे हैं भाग्य, इसकी 2 मात्रा है, इसके साथ ये बनी तो भी 2 ही रही और ये 1 हो जाएगी, तो ये 2 2 1, यानी ये भाग्य में 2 और 1 मात्राएं होंगी। इस तरीके से हम इन मात्राओं की जानकारी कर सकते हैं। मतलब हर स्थिति में आपको इन मात्राओं को समझना। ऐसे ही जैसे हमने लिख रहा व्यक्ति लिखा,
अब व्यक्ति में क्या होगा, इसकी तो कोई मात्रा नहीं होगी, यह है, और ये जो मात्रा है ई छोटी इस तय की है, और क इसके साथ मिल गया यह के, तो इसकी 2 हो गई और इस तय की 1 हो गई। इस प्रकार से मात्रा बनेंगी। इसी तरह से हम जैसे लिख रहे हैं त्वरित, इसकी कोई मात्रा नहीं है, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, 1, 1, 1, 3 मात्राएं हो जाएंगी। तो हम लोग ये देखेंगे कि इनकी मात्राएं किस तरीके से गिनी जाती है। कभी कभी एक योजक चिन्ह लगाने से भी मात्रा का अंतर हो जाता है। जैसे देखो, समरस्थली, अब क्या होता है, इसकी 1, इसकी 1, और ये अगर योजक चिन्ह नहीं होता, इसकी 1 होती, इसकी 1 और इसकी 2 हो जाती। लेकिन ये योजक चिन्ह लगने से ये इसके साथ आ गया और इसकी 2 मात्रा कर देता है, और फिर 1 फिर 2। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। तो क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे, ए, ई, उ, री, ह्रस्व स्वर जो हैं उनकी 1 मात्रा होती है, लघु होती है, और इनके अलावा जो दीर्घ स्वर हैं शेष, उनकी 2-2 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में चंद्र बिंदी आती है, यदि ह्रस्व स्वर के ऊपर तो उसकी 1 मात्रा होती है, अनुस्वार की, विसर्ग की 2 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में एक बात और ध्यान में रखनी है, किसी भी स्थिति में 2 से अधिक मात्रा नहीं होंगी, चाहे हम उसको कितना भी आगे बढ़ते जाएं, 2 से ज़्यादा मात्राएं किसी भी स्थिति में नहीं होती हैं। और यदि कोई स्वर रहित व्यंजन, उससे किसी शब्द की शुरुआत करते हैं तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन यदि वो बीच में आता है तो पिछले स्वर की पिछले जो स्वर हैं उसकी 1 मात्रा में वृद्धि कर देता है। 1 मात्रा में वृद्धि का मतलब है कि ह्रस्व होता है तो दीर्घ कर देता है, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं। जैसे यहाँ भाग्य में ये पहले से ऑलरेडी इसकी 2 मात्राएं हैं, इसके आने से भी 2 ही रहेंगी, क्योंकि 2 से अधिक मात्रा तो हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर जैसे चंदा में नाधन है, इसमें 1 थी तो इसको 2 बना दिया, लेकिन यहाँ पे पहले से ही 2 है तो 2 ही रहेंगी। तो ये ध्यान रखना है कि स्वर रहित व्यंजन यदि आता है और उससे पहले वाला यदि ह्रस्व है 1 मात्रा वाला, तो उसकी मात्राएं 2 हो जाएंगी बीच में, और अगर वो पहले से 2 है तो 2 ही रहेंगी, वो नहीं बढ़ेंगी। और शुरुआत अगर उसकी करते हैं तो वहाँ भी मात्रा की वृद्धि नहीं होती है। तो ये हम मात्राओं के बारे में बात कर रहे थे। तो मात्राएं क्या है, देखो, किसी भी स्वर के उच्चारण काल में जो समय लगता है उसकी इकाई को मात्रा कहते हैं। और मात्राएं हमारे छंद शास्त्र में कितनी मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं होती हैं, लघु और गुरु। लघु का मतलब 1 मात्रा और गुरु का मतलब 2 मात्राएं होती हैं। इनको हमने गिना और इनके नियमों की भी जानकारी करी। मात्रिक छंद पढ़ेंगे तो इनकी सबकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ण क्या होते हैं। हम वो वर्ण नहीं पढ़ रहे हैं जो हम वर्णमाला में वर्ण पढ़ते हैं, या छंद शास्त्र में जो वर्ण हैं उनकी बात कर रहे हैं। छंदों में जो वर्ण होते हैं, स्वर जो होते हैं ना, स्वर से बने हुए, स्वर मिले हुए अक्षर, यानी वर्ण, हम स्वर मिले हुए अक्षर का मतलब ये हो गया कि जो व्यंजन है उसमें यदि स्वर मिला हुआ है तो ही हम उसको क्या मानेंगे, वर्ण मानेंगे। जो आधा व्यंजन है उसको हम वर्ण नहीं मानते। आधे व्यंजन को यहाँ पर वर्ण नहीं गिना जाएगा, और स्वर मिला हुआ है तो ही उसको माना जाएगा। स्वर से मिला हुआ जो अक्षर है, स्वर से निर्मित जो अक्षर है, उसको ही हम क्या मानेंगे, वर्ण मानेंगे। आधे व्यंजन को यहाँ पर वर्ण नहीं मानते हैं। इसका मतलब देखो, जैसे आपने लिखा कै मै ल, कितने वर्ण हो गए, 3 वर्ण हो गए, 3 वर्ण है। लेकिन हम लिख रहे हैं कंपन ऐसे, तो ये 1, 2, 1, 3, इसकी कोई नहीं होगी, तो ये कितने हो गए, 3 वर्ण होंगे। कुल मिला के आधे को हम इसमें गिनेंगे नहीं। ये वर्णों में हमें ध्यान रखने की बात है। जैसे हमारे पास है, इस तरह से हम कंपन लिखेंगे तो भी 1, 2, तो भी इनकी कितने वर्ण हो गए, 3 ही वर्ण होंगे, क्योंकि 1, 2, 3 इसके बिंदी का कोई मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखने की बात है। हम जैसे लिख रहे हैं व्यक्ति, तो आप देखो इसमें 1 और 2, बस इसके 2 ही वर्ण होंगे, इसके अलावा इसमें कोई वर्ण नहीं होगा। ठीक, ये भी क्या है, केवल पूरे पूरे को गिना जाता है। स्वर जिसमें मिला हुआ है उसको हम गिनेंगे। इसमें हम भले आ की मात्रा है, जैसे हमने कमल लिखा, यहाँ पे यदि हम कमाल भी लिखेंगे
तो भी वर्ण कितने होंगे? 3 ही होंगे। कमाल में भी 3 ही वर्ण होंगे, 1 2 3, चाहे बोले आ की मात्राएं, आ मात्रा इसमें 4 होती, लेकिन वर्ण तो इसमें भी 3 होंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि हमें स्वर मिले हुए को ही शामिल करना। अब देखो इसकी एक वर्ण हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और एक ये, तो इसमें कितने वर्ण हो गए? 2 वर्ण हो गए। तो इस तरीके से हम इनको समझेंगे कि वर्ण क्या है। स्वर जिस अक्षर में मिल जाता है वो वर्ण हो गया, और स्वर रहित जो व्यंजन है उसको हम यहाँ पर वर्ण नहीं मानेंगे, वर्णों को हम वर्णिक छंद में गिनते हैं। इस प्रकार से हमने वर्ण की बात कर ली। इससे पहले हमने मात्राओं की बात की थी। अभी हम और इसके बाद देखो अभी परिभाषा पर चल रहे हैं हम। मात्रा हो गई, वर्ण हो गया, अब हम बात करें यति, फिर इसके भेद पे चलेंगे। बहुत सारी हमें शब्दावली की जानकारी करनी है इन कक्षाओं में। यति, यति क्या होती है? यति का जो मतलब होता है वो होता है विराम। यति का अर्थ क्या होता है? विराम। और विराम का मतलब क्या होता है? रुकना। विराम का मतलब होता है रुकना। तो ये मतलब जहाँ पर हमें, जैसे कोई पंक्ति है, कोई छंद है, उसमें जहाँ भी हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है वो क्या कहलाती है? यति कहलाती है। यानी छंद जब हम मान लो कोई दोहा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और हमें कुछ देर के लिए उसमें बीच में रुक रहे हैं, तो जहाँ रुकते हैं उस चीज़ को बोलते हैं यति, या यति कहते हैं, विराम भी कहते हैं। कुछ समय के लिए हमें रुकना पड़े वो यति कहलाती है। केवल शब्दावली की जानकारी करनी है। और गति, गति किसको कहते हैं? गति कहते हैं लय को। यानी छंद की जो लय होती है उसको, जिस लय में वो बोला जाता है उसे हम गति कहते हैं। इसी तरह तुक, तुक क्या होती है? अंत के 2 स्वरों की होती है। अंत के 2 स्वरों की होती है। अंत के 2 स्वरों की तुक होती है। यानी जैसे कोई पद, कोई पंक्ति है और उसके अंतिम 2, फिर दूसरी पंक्ति है उसके अंतिम 2, ये दोनों जो हैं इनके जो स्वर हैं ये एक जैसे होते हैं, ये तुक होती है। इसको स्वर मैत्री भी कहते हैं। अंत के 2 स्वर मित्र होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे हम दोहे में बोलते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाय, तो लास्ट में हम क्या बोल रहे हैं? काय। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए, तो क्या हो गया? जाए। तो ये देखो इसमें से क्या निकला? आय, इसमें से भी आय। तो ये है स्वर मैत्री या तुक, इसको कहते हैं तुकबंदी करना। तुक, तुक क्या होती है? अंत के 2 स्वरों की ये देखी जाती है कि वो दोनों लघु गुरु हैं, गुरु गुरु हैं, लघु लघु हैं, गुरु गुरु, क्या किस तरह की स्थिति उनकी है वो इसमें देखी जाती है। तो ये क्या है? तुक हो गई। तो थोड़ा बहुत बात आपको इसमें समझ में आई होगी कि इसमें अभी हमने परिभाषा वाली जो बात थी वो की, कि परिभाषा में जो शब्दावली थी वो क्या थी? मात्रा। मात्रा क्या होती है? मात्रा कैसे गिनते हैं? फिर वर्ण, वर्ण किसे कहेंगे और वर्ण को कैसे गिनेंगे? इसके बाद में, वर्ण के बाद में एक है यति। यति का मतलब होता है विराम। और फिर गति, गति का मतलब होता है इसकी लय। और एक तुक जो अंत के 2 स्वरों की होती है। ये हमने इसकी जो परिभाषा में जो शब्दावली थी उसकी हमने जानकारी की। अभी हम इसके भेद, भेद की भी जो शब्दावली है उसकी भी बात करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हम इसके जो भेद में, एक तो है हमसे पूछते हैं कि मात्रिक छंद क्या होता है। मात्रिक छंद क्या होता है? मात्रिक छंद वह होता है जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। मात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें मात्राएं गिनते हैं, बस इसमें इतना ही है, मात्राएं गिनी जाती है। यानी हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वह छंद जिसमें मात्राएं गिनी जाती है मात्रिक छंद कहलाते हैं। इसी तरह वर्णिक छंद, वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्ण गिने जाते हैं। इसमें वर्ण गिने जाते हैं। तो जो 2 भेद थे मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, वो हमें समझ में आए होंगे कि मात्रिक छंद और वर्णिक छंद क्या होते हैं। इसके बाद में हम जो मात्रिक और वर्णिक छंद के बाद जो बात करने वाले हैं
कि देखो छंद के दो भेद थे, मात्रिक और वर्णिक। तो मात्रिक छंद थे, उसके कितने भेद थे? सम, अर्धसम और विषम। तो हम सम, अर्धसम और विषम इनकी बातचीत करने वाले हैं। देखो सम छंद, नाम से पता चल रहा, सम संख्या जैसे होता है। सम ऐसा छंद होता है जिसमें उसके जो चार जो चरण होते हैं, यानी सभी जो चरण होते हैं उसके, उनमें सब में मात्रा की या वर्णों की संख्या समान होती है। यानी मात्रा इसमें जाएगा सभी चरणों में मात्रा या वर्णों की संख्या समान होती है, समछंद कहलाते हैं। समछंद किसे कहते हैं? यानी वह छंद जिसके सभी चरणों में मात्रा की या फिर वर्णों की, मात्रिक है तो मात्रा की, वर्णिक है तो वर्णों की संख्या समान होती है, वो क्या कहलाता है? समछंद कहलाता है। जैसे हमारा चौपाई, चौपाई क्या है? समछंद है, सममात्रिक छंद है। पहली लाइन में 16, दूसरी में 16, तीसरी में 16, चौथी में 16। यानी ये इस तरह से बनेगा, एक जैसे यहाँ ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी सब क्या है? बिल्कुल बराबर हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। इसको हम कहेंगे समछंद। यानी वह छंद जिसके सभी चरणों में, जितने भी उसके चरण हैं, लाइनें हैं, उसकी पंक्तियां हैं, उनमें मात्रा की या फिर वर्णों की संख्या समान होती है, वो कहलाता है समछंद। इसमें अर्धसम, दो दो चरणों में, इसमें आ जाएगा दो दो चरणों में मात्रा या वर्णों की संख्या समान होती है। दो दो चरणों में अर्धसम, नाम से पता, आधा समान और दूसरा आधा समान, अर्धसम हो गया। अर्धसम का कैसे बनेगा इसका चित्र? इसका बन जाएगा ऐसे ऐसे, यानी जैसे हम बात करते हैं इस तरीके से, ये, यानी ये दोनों समान हो गए और ये दोनों समान हो गए, इस तरीके से दोनों। ये देखो जैसे इसमें ये मान लीजिए इसके जो, इसकी जो लाइन है पहले उसमें 13 मात्राएं हैं, इसमें भी 13 हैं, इसमें 11 हैं, इसमें भी 11 हैं। दोहा, दोहा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दोहा क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है। उसमें क्या होता है? यहाँ 13 मात्राएं आती हैं या 11 आती हैं, या फिर 13 आती हैं या 11 आती हैं, तो वो क्या है? अर्धसम है। इसी तरह इसमें क्या था? चौपाई, इसमें 16 16 16 16 थी, तो वो क्या था? सम था। तो देखेंगे एक बार फिर से, सम जो छंद हैं सभी चरणों में मात्रा या वर्णों की संख्या समान होती है, 16 16 16 16 सम छंद हो गया। मात्रा हो तो 16 16 हो गई, 12 12 भी हो सकती हैं, जितने भी जो भी हो, वर्ण भी हो सकते हैं, मतलब वो अलग बात है, कितने कितने होते हैं अलग अलग छंदों में, लेकिन समान होंगी। 16 केवल हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि चौपाई में 16 होती हैं, तो सभी ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है? अर्धसम। अर्धसम में क्या हुआ? दो दो चरणों में मात्रा या वर्णों की संख्या समान होती है, यानी इन दोनों में समान, इन दोनों में समान। तो जैसे 13 13 हो गई, उन्हें 11 11 हो गई, तो ये भी क्या हो गया हमारा? अर्धसम छंद। समझ गए? दो चरणों में समान, फिर दो चरणों में समान, ये हो गया अर्धसम। विषम क्या होता है? 2 से अधिक, 4 से अधिक चरण, 4 से अधिक चरण, 4 से अधिक चरणों वाले छंद, 4 से अधिक चरणों वाले छंद, वो क्या कहलाते हैं? विषम छंद। 4 से अधिक मतलब ऐसे सामान्यतः जो चरण होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन किसी किसी छंद में यदि 4 से ज़्यादा चरण हो, जैसे 6 चरण हो जाते हैं कभी कभी, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? वो कहलाती है विषम छंद। और 4 से ज़्यादा चरण तभी होंगे जब दो छंदों का मेल होगा। यानी दो छंद, अलग अलग दो छंद जब मिल जाते हैं तो उनके जो चरण हैं वो 4 से ज़्यादा हो जाते हैं। अपने जैसे आपके पाठ्यक्रम में छप्य और कुंडलिया, आपके पाठ्यक्रम में छप्य और कुंडलिया दो विषम छंद हैं, क्योंकि उनमें 4 से ज़्यादा चरण हैं, क्योंकि वो दो दो छंदों के मेल से बनते हैं। छप्य जो है
रोला और उल्लाला छंदों से मिलकर बनता है, जबकि जो कुंडलिया है दोहा और रोला इन छंदों से मिलकर बनता है। तो बात हम बाद में डिटेल से करेंगे। तो फिलहाल इतना जानेंगे कि 4 से अधिक चरणों वाले छंद, या फिर कह सकते हैं जो 2 छंदों के मेल से बनने वाला एक नया छंद जो है, वो उस छंद को, उसको हम क्या कहते हैं, विषम छंद कहते हैं। तो अभी हम जो इसके 3 भेद थे, सम, अर्धसम और विषम, इसकी बात करें। सम, सभी चरणों में मात्रा या वर्णों की संख्या समान। अर्धसम, 2-2 चरणों में मात्रा या वर्णों की संख्या समान। विषम, 4 से अधिक चरणों वाले छंद क्या कहलाएंगे, विषम छंद कहलाएंगे। और उस 4 से अधिक चरण कब होंगे, जब वो 2 से ज़्यादा छंदों के मेल से वो छंद बना हो। तो ये बात हमने सम, अर्धसम और विषम की करी। अब हम देखेंगे कि जो हमारा सम छंद है उसके भी हमने फिर से 2 भेद कर दिए थे, एक साधारण और एक दंडक। साधारण और दंडक, ये हमें ध्यान रखना है कि साधारण और दंडक क्या होते हैं। तो देखो, सम के ही 2 भेद हैं, साधारण और दंडक, यानी 26 तक वर्ण या फिर 32 तक मात्राओं वाले छंद। 26 तक वर्ण या 32 तक, मतलब 26 तक का मतलब है 26 हो अधिकतम या उससे कम हो, और मात्राएं कितनी, 32 तक हो या 32 से ज़्यादा हो। तो 26 तक वर्ण या 32 तक मात्राओं वाले छंद क्या कहलाते हैं, साधारण। और इसमें हो जाएगा 26 से अधिक वर्ण, 26 से अधिक वर्ण या 32 से अधिक मात्राओं वाले छंद। ठीक है, तो ये कहलाता है दंडक। तो सीधी सी बात है इसकी, हो सकता है कि सम इसमें साधारण में और दंडक में अंतर पूछ लें हमसे, तो हमें याद क्या रखना है, 26 तक वर्ण या 32 तक मात्राओं वाले छंद क्या कहलाते हैं, साधारण कहलाते हैं। दूसरा दंडक क्या है, 26 से अधिक वर्ण या 32 से अधिक मात्राओं वाले छंद क्या कहलाते हैं, दंडक कहलाते हैं। तो इस तरह से ये सम, अर्धसम और विषम हो गए। इससे पहले मात्रिक और वर्णिक हुआ, और उससे पहले हमारे सम, अर्धसम और विषम हुए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शब्दावली का हम परिचय आज कर लेते हैं। इसके बाद में एक जो हमने पढ़ा था उधर वर्णिक छंद में गणबद्ध और एक गणमुक्त। गणबद्ध और गणमुक्त क्या होते हैं, देखो जितने भी हमारे जो ये छंद हैं, जो वर्णिक छंद, उनको हमने 2 भागों में बांटा, गणबद्ध और गणमुक्त। गणबद्ध जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, गण जो होते हैं, गण एक निश्चित क्रम में होते हैं। गण एक निश्चित क्रम में होते हैं, वो गणबद्ध होते हैं। और गणमुक्त में क्या होते हैं, वर्ण गिने जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे अच्छे से, अभी आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा। ये वर्ण गिने जाते हैं, लेकिन गणों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। यानी इसमें यहाँ पर कोई इसका निश्चित क्रम नहीं होगा। देखो गणबद्ध, गणबद्ध गण से बंधे हुए, यानी एक ऐसा छंद जिसमें वर्ण तो गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे अलग बात है, लेकिन उसमें गणों का एक क्रम निश्चित होगा। अभी गण के बारे में आपको जानकारी नहीं, अभी आगे हम गण की जानकारी करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे कि गणबद्ध में गणों का एक निश्चित क्रम होता है, और गण मुक्त में केवल वर्ण तो गिनेंगे लेकिन गणों का कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। गण मुक्त होंगे, गण एक क्रम नहीं होगा उनका, ऐसे ही बनेंगे चलेंगे। तो गणबद्ध और गणमुक्त, इसके बाद में हम आगे जब पढ़ेंगे तो इनके भी भेद हैं, अलग अलग छंद हैं, इनमें भी पढ़ेंगे।
अब हम बात करेंगे सबसे पहले गण की। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें गणबद्ध और गणमुक्त की बात जाता है गण, क्योंकि इसकी जानकारी अगर नहीं होगी गण की तो हम गणबद्ध और गणमुक्त भी नहीं समझ सकते। गण जो है ना वो क्या है, 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। देखो 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। 3 वर्ण एक साथ आ जाएं और उसको हम क्या कहेंगे, गण। बस 3 के जो जोड़े बना दिए, 3 वर्ण एक साथ रख दिए, 3 एक साथ रख दिए, उनका जो समूह है वो गण कहलाता है। अब हमारे जो इस छंद शास्त्र में जो गण हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार के जो गण हैं उनको हम एक सूत्र के तहत सीखेंगे। गण कितने होते हैं, हमने 8 प्रकार के गण होते हैं, उनको हम एक सूत्र से सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम ये जान लेंगे गण क्या होते हैं। गण होते हैं 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। और गण कितने होते हैं हमारे, वो होते हैं 8। तो गण देखेंगे, गण 8 होते हैं। इस सूत्र से हम इन गणों को याद करने की कोशिश करेंगे। यह माता राज भान सलगा, हम लोगों ने संस्कृत में स्कूल लेवल 10वीं लेवल तक भी पढ़े होंगे, 11वीं में भी कहीं पढ़े होंगे। यह माता राज भान सलगा इसका एक गण का सूत्र होता है। अब इस सूत्र को काम में कैसे लें वो हम जानेंगे। एक एक इनका पहला जो अक्षर है वो लेते जाओ। 8 है तो 8 जगह लेना है और उसके आगे आगे गण लिखते जाएंगे। देखो 8 है तो हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक इनका क्रम तय कर लेते हैं। एक फिर इनका क्या है, एक एक में हम एक एक गण लिखते जाएंगे। यह गण, दूसरा मैं गण, तय गण, र गण, तो यह गण, मैं से मगण, तय से तगण, र से रगण, एक एक लेते जाएंगे और गण लिखते जाएंगे। जय गण, भय गण, मगन के बाद न गण और स गण। बस 8 लेने हैं, लास्ट के 2 छोड़ देंगे। लघु गुरु वो छोड़ देंगे। यह लिखा, गण लगाए, यह गण, मैं गण, तय गण, र गण, जय गण, भय गण, न गण, स गण, ये लिख दिया। अब इसमें हम एक लेंगे और उसके आगे के 2 लेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। वो कैसे लिखेंगे देखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम इसको। यह माता, इसका हो गया यह माता। फिर यहाँ से चालू करेंगे मातारा, मातारा। तीसरे में तारा जय, तारा जय। चौथे में तारा जय के बाद राजय भा, राजय भा। चौथा क्या करेंगे, जय भान, जय भान। पांचवा क्या करेंगे, भान से, अगला जो है भा न से। उसके अगले 2 ले लेंगे बस। एक बार हमें यह माता राज भान सलगा याद रखना है। यह माता राज भान सलगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यह माता राज भान सलगा, 2 लेंगे। यह माता, मातारा, तारा जय, राजय भा, जय भान, भान से, ऐसे न से ले, न से ले और से ले गा। इस तरीके से हम इसके आगे के 2 वर्ण लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो जितने भी हमारे ये हैं कि मात्राएं सेट करेंगे। देखो 1 2 2, इसमें ए की 1 मात्रा लेनी है, आ की 2 मात्रा लेनी है और लिख देनी है। माँ तारा 2 2 2, तारा जय 2 2 1, 2 1 2, 1 2। देखो 1 पहले 1 जय की 1, भा की 2, न की 1, भा न से 2 1 1, न से ले 1 1 1, से लेगा 1 1 और 2। इस तरीके से हम इन गणों की जो है वो इनको याद करेंगे। अभी हमारे काम कहाँ आएंगे, ये जब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारे छंदों पर,
तो छंद जो पढ़ेंगे उनमें जो वर्णिक छंद पढ़ेंगे, और वर्णिक छंद में भी हमारे जो गणबद्ध छंद हैं जिनमें गणों का क्रम होता है, तो ये गण हैं, इनका हम बताएंगे आपको कि यहाँ भगण आएगा, यहाँ रगण आएगा, इस तरह से बताएंगे। तो वो उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है, यह माता राज भानसलगा, क्या हुआ, एक एक अक्षर इनका पहला लिखेंगे, उसके आगे गण लगा देंगे, फिर एक के साथ अगले दो लिखते जाएंगे, यह माता, माता रा, ता राजा, एक साथ दो लिखेंगे और फिर उनकी मात्राएं लगा देंगे। बस इसको आप अपनी कॉपी में लिखकर याद कर सकते हैं। तो किस प्रकार से ये हुआ। अब देखेंगे आज की कक्षा में जो भी हमने पढ़ा उसका हम दोहरान करेंगे, और अगली जो कक्षा होगी वो आपके पाठ्यक्रम के जो 8 छंद हैं वो हम उसमें पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम के जो 8 छंद हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार मैं आपका परिचय करा देता हूँ। हरिगीतिका, गीतिका, 2 छंद तो हम एक साथ वो पढ़ेंगे, हरिगीतिका और गीतिका। इसके बाद में आपके एक जो छंद पढ़ेंगे हम कुंडलिया और एक छप्य, 2 छंद वो पढ़ेंगे जो विषम छंद हैं। इसके बाद में वंशस्थ और द्रुत विलंबित, 2 छंद आपके वो पढ़ेंगे, और 2 पढ़ेंगे लास्ट में हम कवित और सवैया। 8 छंदों का हम अध्ययन करेंगे। ये हमारे कक्षा 12 के 8 छंद हैं। हमने 11वीं में भी कुछ छंद पढ़े थे, वो अलग थे। तो 12वीं कक्षा के कोर्स के छंदों की बात करें, कौन कौन से, हरिगीतिका, गीतिका, छप्य, कुंडलिया, और वंशस्थ और द्रुत विलंबित, और लास्ट के 2 कौन कौन से हैं, एक कवित और एक सवैया। वो छंद हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमने छंद क्या होते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं, इनकी शब्दावलियों से हमने परिचय किया कि कौन कौन सी इसकी शब्दावली है। तो छंद क्या है, छंद के कितने भेद हैं, भेद हमारे दिमाग में होने चाहिए। फिर उन भेदों के बाद में जो शब्दावली जो आई, इसकी परिभाषा में शब्दावली और इसके भेदों में, उनका हमने थोड़ा थोड़ा करके परिचय किया। अब अगली जो कक्षा होगी उसमें हम इसके भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।